गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? सब अच्छे होंगे, है ना? ठीक है, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हमने जनवरी 2025 का ही वीक 4 स्टार्ट करा था। वीक 4 के हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर थर्ड। लेक्चर थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 28 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 29। What was the primary aim of the provision of birthright citizenship enacted in 1868 in the US? यूएस के अंदर जो 1868 के अंदर जो बर्थराइट सिटीजनशिप लेके आए थे उसका प्राइमरी एम क्या रहा, क्या था? तो वो आपसे पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है टू ग्रांट यूएस सिटीजनशिप ओनली टू चिल्ड्रन बोर्न टू यूएस सिटीजन। तो ऐसा नहीं है कि ओनली वर्ड लगा दिया ना उन्होंने, ओनली टू चिल्ड्रन बोर्न टू यूएस सिटीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट टू एक्सटेंड सिटीजनशिप टू ऑल पर्सन्स बोर्न ऑन अमेरिकन सॉइल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। उसमें यही था कि जितने भी आपके अमेरिका की धरती के ऊपर अगर यहाँ से कोई भी गए हैं, जैसा आपको पता ही है कि इंडिया की तरफ से भी या और कंट्री से भी क्या जाते हैं, यूएस के अंदर जॉब करने जाते हैं। अगर उनका बेबी वहां पे पैदा होता है तो उसको जैसे ही उसका जन्म वहां पे होता है उसको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये किस एक्ट के थ्रू होता है आपका? जो 1868 के अंदर यूएस के द्वारा बर्थ राइट सिटीजनशिप लाया गया था, तो उसमें ये उनका प्राइमरी एम था। US President Trump ends automatic citizenship of children born in country to non-citizen parents। देखिए ये न्यूज में क्यों आया अभी? न्यू मतलब कि आपसे एक्ट तो बहुत पुराना है, 1868 का है, लेकिन ये न्यूज में इसलिए आया। आपको पता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट अब बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, तो उन्होंने आते ही 2-3 घोषणा कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि WHO से हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने न्यूज देखी भी थी लास्ट लेक्चर में कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो WHO है WHO से बोला हम विड्रॉ करेंगे। रीजन भी हमने पढ़े थे कि क्या रीजन दिए थे उन्होंने। एक तो उन्होंने बोला कि वो अनफेयर है, कोविड-19 के दौरान उन्होंने बड़ा अनफेयर सा जो बिहेव किया है। दूसरी बात बोली कि सबसे ज्यादा फंडिंग हम देते हैं, यूएस सबसे ज्यादा फंडिंग देता है WHO को, और उसके बावजूद हमारे साथ ये क्या करते हैं, अनफेयर बिहेव करते हैं और बाकी कम देते हैं। तो देखते हैं हम विड्रॉ करेंगे तो कैसे चलता है। एक काम इन्होंने ये किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, बोले जो ऑटोमेटिक जो सिटीजनशिप मिल जाती थी उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स होते थे वहां के, मतलब कि यूएस के नहीं होते थे, दूसरी कंट्री से आए होते थे, नॉन सिटीजन पेरेंट्स हैं लेकिन उनके बच्चों को अगर वहां पे पैदा होते हैं तो उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलती थी। तो बोला ये मैं खत्म करने जा रहा हूँ। तीसरी इन्होंने क्या बोला कि जो पनामा कैनाल है उसको हम दोबारा से क्या करेंगे, अपने कंट्रोल में लेंगे। तो ये कुछ चीजें इन्होंने बोली थी और इसलिए ये न्यूज में भी उस टाइम काफी ज्यादा रहे थे। अब इसको समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज sought to revoke birthright citizenship, automatic citizenship of children born in the US to non-citizen parents. The order titled Protecting the Meaning and Value of American Citizenship specifies that those who were born in the US but not subject to the jurisdiction thereof are excluded from the birthright citizenship. तो बोला उनको हम अब क्या करेंगे, नहीं देंगे। The last Indian American community, which is one of the fastest growing immigrant population in the US, will be profoundly impacted by this change as and when it comes through. बोलते जब भी ये इम्प्लीमेंट ये चीज होगी तो इससे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो इंडियन को पड़ेगा, क्योंकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी सबसे ज्यादा है वहां पे, जो बड़ी तेजी के साथ वहां पे ग्रो कर रही थी और उनको सबसे ज्यादा क्या मिल रहे थे, आपके बर्थ राइट सिटीजनशिप भी मिल रही थी। तो सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट किसी को पड़ता है तो वो पड़ता है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को। तो इस तरीके का इन्होंने चेंज किया है और ज्यादातर इसमें वो भी इफेक्ट में आएंगे जो आपका एक होता है H1B वीजा। तो जो भी H1B वीजा होल्डर्स हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं जो लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं फिर, एंड टेम्परेरी वीजा होल्डर्स सच एज दोज ऑन स्टूडेंट और विजिटर वीजा पे भी, आपको पता है स्टूडेंट वीजा पे भी जाते हैं, विजिटर वीजा पे भी जाते हैं, एंड अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट, तो उनके ऊपर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। According to official statistics of the US Census Bureau, Indian American number over
5.4 million as of 2024, comprising 1.47% of the US population. तो अगर इंडियन अमेरिकन की बात नंबर की बात की जाए तो 2024 के तहत लगभग 5.4 मिलियन है वहां पे, जिसमें से वो यूएस की पॉपुलेशन का 1.47% क्या करते हैं, आपका शेयर करते हैं। मतलब कि लगभग वहां की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से इंडियन अमेरिकन 1.47% है। अमायरा प्लीज आप दूसरे रूम को जाइए, पेपर की आवाज मत करो बेटो। Of these, around 2/3 are first generation immigrants, while the rest are US born citizens. इसमें भी जो आपके 2/3 हैं वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स होंगे, और जो बाकी होंगे वो कैसे होंगे, आपके यूएस born सिटीजन होते हैं। सिंपल सा आपने इतना समझना है, जो वर्क राइट सिटीजनशिप है इसमें कोई भी आपका अगर अमेरिकन सॉइल में पैदा होता था उसको ऑटोमेटिकली वहां की सिटीजनशिप मिलती थी, जिसको अभी इन्होंने बोला कि नहीं, मतलब अब नहीं मिलेगी। फर्दर हम इसमें ना आगे चेंज देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफी सारे चेंजेस लाए थे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में पढ़ाऊंगी ताकि आप इसको इजीली क्या कर सको, मतलब बैलेंस्ड तरीके से समझ सको। पहले आपको ये वाली चीज रखनी है क्लियर कि ट्रम्प जी ने क्या क्या बोला था। एंड वो कब आया था आपका, 1868 के अंदर आया था आपका एक्ट। The Citizenship Act of 1955 specifies 5 methods for obtaining citizenship. अगर हम अपने भारत की बात करें तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, 1955 में आया था। अच्छा, 1955 में देखिए हमारे इंडिया के अंदर सिटीजनशिप एक्ट आया था। उससे 100 साल पहले अगर हम बात करें 1855 में, तो एक चीज आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि 1855 में क्या हुआ था, हिमाचल के अंदर जो आपका कैपिटल है वो शिफ्ट की गई थी कांगड़ा की, कहाँ पे, धर्मशाला में। तो बस मतलब कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, 1855 में कैपिटल शिफ्ट की थी धर्मशाला कांगड़ा की, और ये वहीं 100 साल के बाद क्या हो गया था, सिटीजनशिप एक्ट आ गया था 1955 में। कुछ मतलब कोई भी किसी भी तरीके का लिंक बिठा सकते हो आप, जिससे आपको दो चीजें मतलब साथ में याद हो जाए। तो उसके तहत आपके 5 मेथड्स होते हैं जिससे हम सिटीजनशिप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एक होती बाय बर्थ, एक होती बाय डिसेंट, मतलब कि अपने पेरेंट्स से आगे फर्दर जानी, रजिस्ट्रेशन होती है, नेचुरलाइजेशन होता है, टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन होता है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, एनी वन बॉर्न इन इंडिया, अगर कोई भी 1 जनवरी 1950 और 1 जनवरी 1987 के बीच में भारत का क्या है में पैदा हुआ है, तो वो क्या होगा, माना जाएगा इंडिया का सिटीजन। कोई भी इंसान अगर आपका 1 जनवरी 1950 से लेकर 1 जनवरी 1987 के अंदर पैदा हुआ है भारत के अंदर, तो भारत के वो क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। ऑन और आफ्टर जुलाई 1, 1987 considered an Indian citizen only if either of his or her parents is an Indian citizen at the time of birth. अगर कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन है उसको तभी माना जाएगा एक भारत का नागरिक अगर उसके पेरेंट्स आपकी बोलते जब वो पैदा हुए थे, मतलब कि 1 जुलाई 1987 से पहले और उसके बाद अगर वो क्या थे, आपके भारत के क्या थे, आपके सिटीजन थे, तभी आगे उसके ये हो गया आपके बाय डिसेंट, एक तरह से मतलब बाय डिसेंट। On or after 3rd of December 2004, considered an Indian citizen by birth if one parent is Indian and the other is not an illegal immigrant. कोई एक पेरेंट भी, आपको पता है कि होता है कि मतलब हमारे इंडियन गर्ल्स भी होती हैं या फिर मैन भी होते हैं या विमेन बोलिए कि क्या करते हैं, बाहर आउटसाइडर से शादी करते हैं, किसी दूसरी कंट्री के लड़कियां कभी दूसरे देश में शादी कर लेती हैं, या फिर बाहर से कोई मेल क्या करता है दूसरी कंट्री की फीमेल से शादी कर लेते हैं। तो अगर कोई एक भी इंडियन है तो भी क्या होगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर वो दूसरा जो आया है, जो भी पेरेंट है, चाहे मेल है फीमेल है, जो दूसरी कंट्री से आया, अगर वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, मतलब इलीगली वो भारत के अंदर अगर उसने प्रवेश नहीं किया है, नोट, if one of the parent is an illegal immigrant, sorry, the child born after 2004 will have to obtain Indian citizenship through other means than birth. तो जो बच्चा होगा वो अगर 2004 के बाद पैदा हुआ है, विल हैव टू ऑब्टेन इंडियन सिटीजनशिप थ्रू अदर मीन्स देन बर्थ, मतलब कि बाय बर्थ नहीं उसको फिर मिलेगी नागरिकता, फिर कुछ और तरीके हैं जो 4 आपके बच गए, उसके थ्रू फिर वो क्या कर सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अगर डिसेंट के थ्रू कैसे मिलेगा, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, कुछ होते हैं जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं, अगर 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में वो पैदा हुए हैं, एंड शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ हिज फादर वाज द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अगर मतलब उसकी जन्म के दौरान। जैसे आपको एक चीज बताती हूँ, मान लीजिए मेरे घर पे ही है कि मेरे जो मतलब जेठ जेठानी है,
वो है इंडिया के सिटीजन, और उनके बच्चे यूएस में पैदा हुए हैं तो वो है यूएस के सिटीजन। लेकिन अगर वो कल को भारत का नागरिक बनना चाहें तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस दौरान में 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में जब वो पैदा हो रहे हैं तो उस दौरान वो क्या होने चाहिए, उनके पेरेंट्स में कोई भी आपके मतलब मदर फादर में क्या होने चाहिए, उनकी जो फादर होने चाहिए वो भारत के नागरिक होने चाहिए। तो अभी वो भारत के नागरिक हैं, तो अगर वो लेना चाहे इंडिया की सिटीजनशिप, तो आपको पता है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट है। अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको यूएस की सिटीजनशिप क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो वो इजीली उनको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे भारत के नागरिक हैं, अभी उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिला है तो वो इजीली ले सकते हैं। On or after December 10, 1992 shall be an Indian citizen if either of his parents was an Indian citizen at the time of his birth। सेम वही बोला है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, इफ इधर उसके पेरेंट्स क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीजन उसके टाइम पे, मतलब जब वो बच्चा पैदा हुआ है उस दौरान। नोट, अभी ये नोट इंपॉर्टेंट है, a person born outside India with at least one Indian parent will be granted citizenship if the birth is registered with the Indian consulate in the jurisdiction within 1 year of the birth। देखिए ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इसलिए है, न्यूज में अगर आपका सिटीजनशिप चला हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा फर्दर, उससे ही रिलेटेड आपका क्या बनेगा। ये पूरा पार्ट जो भी हम लोग कर रहे हैं ये है पॉलिटी का पार्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये न्यूज में था। तो बोलते कम से कम आपका जो एक पेरेंट मतलब कि इंडियन माता हो या पिता हो, उनके साथ जो है भारत के बाहर जो उनका बच्चा है, अगर जो भी बच्चा उनका है उसको नागरिकता प्रदान तब की जाएगी इंडिया की अगर मतलब उसके बर्थ के 1 साल के अंदर अंदर जो जिस एरिया के वो हैं वहां पे उनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर से जो हमारे इंडियन कंसुलेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं दूतावास, तो उनके साथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, तभी उनको क्या मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ही नहीं है तो आप कल को आओगे बोलोगे तो फिर आपको नहीं मिल पाएगी, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन तो ये सिंपल है, आप क्या करो, कोई भी पर्सन है अदर देन एन इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके भी आप क्या कर सकते हो, भारत की नागरिकता ले सकते हो। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम आप जब भी आपने मतलब अप्लाई करना है, जैसे कि वन ऑफ द बहुत फेमस सिंगर है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कम से कम 7 सालों तक आपको भारत में रहना है। मतलब कि आप अगर 2010 के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम 2002-3 में आप आ गए हो भारत और 7 सालों से आप भारत में ही रह रहे हो, एक कंडीशन ये है। दूसरा कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। आपको पता है अनडिवाइडेड इंडिया का डिस्प्यूट है कि अगर भारत पाकिस्तान जब बन गया है तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा कंडीशन अलग है, तो बाकी जो दूसरी कंट्री से होंगे उनके लिए सिचुएशन कुछ और सी, उनके लिए अलग से रखे हुए हैं रूल्स रेगुलेशन। रीजन वही है क्योंकि आपको पता है कि मतलब थोड़े से रिलेशंस अच्छे नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के। A foreign person married to an Indian lived in India for 7 years before making an application for registration citizen by naturalization। वही चीज लिखी हुई है। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर इंडियन ओरिजिन का है एंड वो इंडिया में रह रहा है एटलीस्ट 7 years के लिए बिफोर अप्लाइंग, एक चीज ये। फिर साथ ही में कोई भी कंट्री का या प्लेस का होना चाहिए वो, लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया का होना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब कि यूएस का हो या कनाडा का हो, दूसरी कंट्रियों का हो, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए। A foreign person married to an Indian lived in India for 7 years before making an application for registration। अगर कोई फॉरेन पर्सन है और उसने किसी इंडियन से शादी की, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो कम से कम होना चाहिए कि आपने अप्लाई करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, 7 साल आपने रहना है। उसी तरीके से नेचुरलाइजेशन के थ्रू होता है। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट states that a certificate of naturalization can be granted to a person who is not an illegal immigrant and has lived in Indian continuously for 12 month prior to making an application। तो इसमें आपका नेचुरलाइजेशन वाले कंसेप्ट बोला है, उसके लिए आपका सेक्शन 6 है सिटीजनशिप एक्ट का, उसमें यही बोला गया है कि अगर आपको नेचुरलाइजेशन का के थ्रू लेना है तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, आप एक तरह के अवैध नहीं होने चाहिए, आप एक इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। और कम से कम जब भी आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले आपके लगातार आपने 12 महीने तक भारत में आप रहे होने चाहिए, भारत में रह चुके हो आप। और इसके अलावा जो 12 महीनों से पहले की जो 14 वर्ष हैं आपके, तो फर्दर मोर इन द
14 years preceding the 12 months, the person must have lived in India for at least 11 years, reduced to 5 years for the category covered by the Citizenship Amendment Act of 2019 and Citizenship by Incorporation of Territory. तो उसमें होना चाहिए कि 12 महीनों से पहले 12 महीने वाला कंसेप्ट बोला ऊपर, फिर बोला कि 12 महीनों से पहले के जो 14 वर्षों में जो व्यक्ति है उसको कम से कम 11 वर्षों तक क्या होना चाहिए, भारत में रहना चाहिए। एक चीज ये बोली है, अगर कोई एरिया है और वो भारत का हिस्सा बन जाता है तो क्या होना चाहिए, जो केंद्र है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आधिकारिक तौर पे क्या होनी चाहिए, प्रॉपर से आदेश देगी और उसके बाद ही वो चीज आगे प्रोसीजर क्या होगा, आगे अप्लाई होगा। ओके, एक बारी जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप इसको ना अच्छे से मतलब करना, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज थी, मैंने कोशिश की कि मैं आपको जल्दी जल्दी इसको बता पाऊँ, क्योंकि फिर नहीं तो एक ही न्यूज होनी थी पूरे टाइम में। ये एक्स्ट्रा था, पूरा आपका स्टैट वाला पार्ट था, इसको फिर से आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पनामा कैनाल इज करेक्ट। पनामा कैनाल से रिलेटेड क्या है, कुछ स्टेटमेंट दी हैं और वो बतानी है आपको कौन सी करेक्ट है। पहला बोला है द पनामा कैनाल इज 100 माइल्स लॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को, ये भी गलत है। अटलांटिक ठीक है लेकिन ये पैसिफिक ओशन होना चाहिए था। द पनामा कैनाल इज ओन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय यूएस, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसको पनामा सिटी ही करती है, अभी जो पनामा आपकी कंट्री है जिसका नाम पनामा सिटी है, इसको भी बाद में बनाया गया था, तो यही करते हैं इसको। लेकिन अभी ट्रंप जी ने बोला है कि हमने क्या करना है, बनाई एक्चुअल में यूएस ने थी है, तो बोला है कि हम इसको क्या करेंगे, वापिस लेंगे, इसलिए ये न्यूज में है। तो ये स्टेटमेंट पे गलत होगी। अगली स्टेटमेंट है द कैनाल वाज बिल्ट बाय द यूएस एंड कंप्लीटेड इन 1914, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इसको यूएस ने ही बनाया था। अगर आपको याद होगा हमने जब करंट अफेयर किया था इसी मंथ का, तो वहां पे हमने पढ़े थे एक यूएस के प्रेसिडेंट, वो मुझे आप बताओगे, बता ही देती हूँ कौन थे, याद है आपको, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा था पनामा कैनाल को बनाने में। उसमें मैंने आपको प्रॉपर से समझाया भी था कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, जब आपके नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट होता था ईस्ट वाला, ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ को ट्रेड करना होता था, एक लंबा रूट होता था, उसके लिए क्या किया गया था, बीच में से पनामा कैनाल को बनाया गया था ताकि इजीली एक शॉर्ट वे में क्या हो सके, वहां पे ट्रेड हो सके। किसी को याद आया? जिमी कार्टर, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं, अब क्यों न्यूज में आ गया है दोबारा से, वही कंट्रोवर्सी जो मैंने आपको बताया ऊपर। द पनामा कैनाल कंट्रोवर्सी, हिस्ट्री एंड ऑनरशिप। रिसेंटली द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप has hinted that his administration might attempt to regain control of the Panama Canal, उन्होंने बोला है। और ये about पनामा कैनाल, तो अब पनामा कैनाल क्या, ये देखिए यहाँ पे जो आपकी पनामा सिटी है ना, तो इस वाले रीजन में ये यहाँ पे बनाई गई है। देखो कैनाल क्या होता है, पनामा कैनाल क्या होता है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि एक छोटा सा एरिया था ये, और यहाँ पे जमीन को खोद खोद के बिल्कुल ओशन के साथ क्या कर दिया, बिल्कुल यहाँ से डीप कर दिया, और यहाँ से फिर इजीली क्या लग पड़ा होने, ट्रेड, नहीं तो पूरा घूम के जाना पड़ता था। ये देखिए फिर इस तरीके का रास्ता बनाया था पूरा आपका, और ये है आपका, एक तरफ है आपका अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ है आपका पैसिफिक ओशन, यहाँ पे पैसिफिक होगा ना, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये क्या करता है, पूरी कनेक्टिविटी बनाता है। और ये ऐसा नहीं है कि नेचुरली ये बना हुआ था, ये ह्यूमन के द्वारा इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर क्या किए, काम करने वाले लगाए, लेबर लगाए, और उन्होंने खोद खोद के पूरी ये कैनाल बनाई ताकि इजीली यहाँ से शिप ले जा सके और ट्रेड हो सके। इसके ऊपर समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके समझाती हूँ। देखो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट है ये आपके, ठीक है। अब क्या होता था, जब यहां से यहां को लेके जाना और ट्रेड करना हो, तो पूरा यहाँ के जो शिप होते थे यूएस के, उनको इतना घूम घूम के यहाँ जाना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपका पैसा भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। फिर इन्होंने बोला, जिमी कार्टर ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उस टाइम क्या किया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे हम पनामा कैनाल। तो ये जो रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा है, इसको खोदा गया, फिर इजीली क्या हुआ, आपकी शिप जाने लग पड़े
अब इतना घूम के नहीं जाते थे वो, फिर वो आराम से यहाँ से जाते थे और यहाँ पहुंच जाते थे। तो देखो कितना ज्यादा आपका टाइम क्या हो गया, फिर कम हो गया। तो ये है आपके पनामा कैनाल। अच्छा एक चीज और, ये वाला जो एरिया है ना, इसको तो नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, इसको साउथ अमेरिका बोलते हैं। ये जो बीच वाला रीजन है ना आपका, इसमें पड़ती हैं आपकी 7 कंट्री, और इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। और ये इनको कनेक्ट कर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने का काम करता है। और इसी में ही बीच में जो आपके 7 कंट्री हैं, उसी में से एक पनामा सिटी है, और वहीं पे बनाएगी ये पनामा कैनाल। पहले नहीं था, पनामा सिटी नाम का कोई भी कंट्री नहीं था। इसके लिए भी यूएस ने बहुत ही एक मतलब बड़ा दिमाग लगाया, और यहाँ पे ऑलरेडी जो कंट्री थी वहां पे बोला रिवोल्ट कीजिए और अलग से आप एक देश बनाइए। पहले उनसे देश बनवाया, बाद में उस पर कंट्रोल किया, और फिर यहाँ से बनाई आपकी पनामा सिटी और पनामा कैनाल। ये है आपकी पनामा कैनाल की एक सुंदर सी फोटो। इस तरीके से फिर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इट इज अ मैन मेड waterway that connect the Atlantic Pacific Ocean across the Isthmus of Panama। अब एक चीज और, आपको याद है मैंने आपको कल ही करवाया था, लास्ट क्लास में ही करवाया था, 2 चीजें होती हैं, एक होता है इस्थमस और एक होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता था, हमने 2-3 स्टेट पढ़े थे ना, सुंडा स्टेट पढ़ा था हमने, लॉम्बॉक स्टेट पढ़ा था हमने, सुंडा स्टेट, लॉम्बॉक स्टेट, तो ये कुछ स्टेट्स पढ़े थे हमने। तो उसी में से मैंने आपको इस इस्थमस और स्टेट का कंसेप्ट बताया था। मैंने आपको बताया था ये एक बड़ा लैंड एरिया है, ये एक और बड़ा लैंड एरिया है, इन दोनों के बीच में एक पतला सा क्या है, क्या है ये, एक लैंड एरिया है। जब एक नैरो सी स्ट्रिप एक लैंड एरिया की वो बड़े 2 लैंड मासेस को क्या करती है, कनेक्ट करती है, वो कहलाती है आपकी इस्थमस। ठीक है, और इसी इस्थमस के बीच से इन्होंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे पनामा कैनाल बनाई हुई है। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है जब आपकी 2 बड़ी बड़ी बॉटल, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ये है, ये एक लैंड एरिया है और ये भी एक लैंड एरिया है, इसके बीच से क्या कर रहा है आपका नैरो सा एरिया जा रहा है, पानी, वाटर बॉडी है ये। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा सा समझ लीजिए ये पैसिफिक ओशन है और ये इंडियन ओशन है, और ये जो नैरो सा एरिया ये क्या कर रहा है, इन 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वो होता है स्ट्रेट। ये ध्यान रखना, ये यहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता होना चाहिए कि स्ट्रेट क्या होता है। और आपका तो इरेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस्थमस क्या होता है और आपका स्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, इट इज ओन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पनामा एंड इट इज 40 माइल्स लॉन्ग फ्रॉम छोर लाइन टू छोर लाइन, जो आपकी शोर लाइन से छोर लाइन तक एक करती जाती है आपकी, ये एक छोर से दूसरे छोर तक, और 40 माइल्स लॉन्ग है। ये भी आपने ध्यान रखना कि कितनी लॉन्ग है ये, तो ये है आपकी 40 माइल्स लॉन्ग। और इसको ओन्ड और एडमिनिस्टर कौन करता है, पनामा करता है, तो तभी वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई थी। और इसे बनाया गया था यूएस के द्वारा और कंप्लीट किया गया था 1914 में, तभी वो स्टेटमेंट हमारी कैसी थी, करेक्ट थी। इट इज वन ऑफ द 2 मोस्ट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवेज इन द वर्ल्ड, द अदर विंग द सुएज कनाल। सुएज कनाल भी सुनी होगी आपने, सुएज नहर है ना, वो भी ऐसे ही बनाई गई है, उसको भी कैसे खोद खोद के बनाया हुआ है ह्यूमंस के द्वारा, मैन मेड है वो, नेचुरल नहीं है, तो ये भी याद रख लेना। From its opening in 1914 until 1979, the Panama Canal was controlled solely by the US and which built it। तो 1914 से लेकर 1979 तक जब ये ओपन हुई थी बोलते, तो आपकी जो पनामा कैनाल थी इसको पूरा कंट्रोल करता था आपका इकलौता यूएस, जिसने इसको बनाया था। फिर 1979 में however control of the canal passed to the Panama Canal Commission and a joint agency of the US and the Republic of Panama, and complete control passed to Panama at noon on December 31st 1999। देखो ये लाइन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हैं कि जब 1914 से 1989 के बीच में, 1979 के बीच में, सॉरी,
89 होता है 89, 79 होता है 79। तो बोलते हैं जब इसकी ओपनिंग 1914 से 1979 के बीच तक मतलब हुई थी, तब तक क्या हुआ इसका पूरा, ओपनिंग हुई 1914 में और 1979 तक जो आपकी पनामा कैनाल रहा उस पे कंट्रोल रहा यूएस का, यूएस ने ही बनाया था। फिर 1979 में क्या हुआ, एक कैनाल, इस कैनाल को पास कर दिया गया पनामा कैनाल कमीशन को, और वो बोला कि जो एक प्रॉपर जॉइंट एजेंसी बनाई गई यूएस और रिपब्लिक ऑफ पनामा के द्वारा, जिसमें बोला गया कि हम पूरा का पूरा जो कंप्लीट कंट्रोल है वो किसको देंगे, वो दे देंगे हम पनामा को। ठीक है, दोपहर में नून तभी लिखा है इन्होंने 31 दिसंबर 1999 को। हम लोग बिजी थे कारगिल के वॉर में, और वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हो रहा था ये सब कुछ, यूएस ने पूरा को पूरा कंट्रोल दे दिया पनामा को कि आप ही इसको अच्छे से संभालिए। ठीक है, it is sophisticated, highly engineered system which uses a system of locks and elevators to take ships from one end to the other. अब एक sophisticated एक highly engineered system यहाँ पे था जो यूज करते थे system of lock और elevators का, ताकि शिप क्या एक एंड से दूसरे एंड पे जा सके। There is needed because the two oceans that the Panama Canal connect do not lie at the same elevation, with the Pacific slightly higher than the Atlantic. हमने अभी अभी पढ़ा कि ये किसको कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को। अगर पनामा कैनाल न्यूज में है, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनेंगे आपके। यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो पनामा कैनाल है कि वो कौन कौन सी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। पक्का में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। आपने ध्यान रखना है ये पैसिफिक को और अटलांटिक ओशन को, इन दोनों को कनेक्ट करती है। पनामा सिटी के अंदर ये पहले हुआ करती थी, कंट्रोल उनके पास था। कब मिला था उनको, 1979 में मिला था। बनी कब थी ये, 1914 में बनी थी ये चीजें आपने सारी याद रखनी है। ठीक है, 1914 में ये बनी थी, फिर 1914 से 1979 तक कंट्रोल रहा किसके पास, यूएस के बाद। फिर 1979 में पनामा को शिफ्ट किया गया, पनामा सिटी को, और ये किसको कनेक्ट करती है, ये चीजें आपने याद रखनी है। क्योंकि ये आपको पता है यूएस अपने आप में एक बहुत बड़ी एक क्या डेवलप्ड कंट्री है, और वहां से अगर वो न्यूज में कुछ भी कर रहे हैं, खास करके वहां के प्रेसिडेंट, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। दिस डिफरेंस मीन्स दैट फॉर अ ship entering the canal through the Atlantic, it needs to gain elevation during its journey to the Pacific. ये सिंपल सी कुछ चीजें लिखी हैं, ये आपको याद नहीं करनी है। In total, the system comprises 3 set of locks, 12 locks in total है इसमें, and which are serviced using artificial lake and channels. तो बीच में artificial lakes आएंगी, channels वगैरह आएंगी। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद आपने जो रखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आता है। Which organization was honored with the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025? पिछली बारी ये दिया गया था आपका एक ऑर्गेनाइजेशन को, अब इस बारी किसको दिया गया था वो पूछा जा रहा है आपसे। इस बारी किसको दिया है, लास्ट टाइम दिया था उड़ीसा का एक आर्मी मतलब एरिया है हॉस्पिटल वाला, उनको दिया गया था। अब 2025 का पूछा है, तो ये दिया गया है आपका इनक्वाइस को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो किसे दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन सी, इनक्वाइस को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। इनक्वाइस ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025. Inquest has been selected for the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 in the institutional category. एक चीज और आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, तो ये दिया गया इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। आपको वैसे ही पता लग रहा होगा कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इनक्वाइस है। इनक्वाइस क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो एक इंस्टीट्यूशन कैटेगरी के ही अंदर दिया गया है। ये दिया जाता है कोई आपदा के टाइम, डिजास्टर के टाइम पे कोई बहुत अच्छा काम करता है, उस टाइम पे हेल्प करता है, तो उन्हें दिया जाता है ये। फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट, नाम से पता लग रहा है। इनक्वाइस हैदराबाद, इस पिक्चर को आप अच्छे से देख सकते हो। इनक्वाइस हैदराबाद हैज बीन ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार प्रबंधन पुरस्कार 2025। तो हैदराबाद के अंदर है इनक्वाइस। The Government of India, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, has instituted an annual award known as सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे हमारे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। To recognize and honor the individual contribution and selfless service rendered by individual and organization in India in the field of disaster management. कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन
सेल्फलेस सर्विस अगर करता है, बिना मतलब कि बस समाज सेवा करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट करता है, इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कहीं पे किसी भी तरीके का डिजास्टर, कहीं किसी दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है या फिर वहां पे किसी तरीके का वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या कहीं पे फ्लड आ गया है उस दौरान कोई हेल्प कर रहा है, तो उनको ऑनर करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिया जाता है। द अवार्ड इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन 23rd of January। हमने पढ़ा था 23rd of January को क्या होती है, पराक्रम दिवस मनाते हैं हम। क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि उसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हमने अभी कुछ दिन पहले किया था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, उसका आंसर आप मुझे दोगे, मैं नहीं बताऊंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मुझे बताइए कि सबसे पहली बार वो कब बने थे आईएनसी के, आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके चेयरमैन कब बने थे, वो सबसे पहले अध्यक्ष कब बने थे? एक आपने ये बताना है, फर्स्ट ईयर भी बताना है आपने, साथ में आपने मेरे को सेशन भी बताना है कि वो कहाँ पे हुआ था। एक ये, दूसरी बार वो फिर से बने थे जहां पे उन्होंने क्या कर दिया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। रीजन भी मैंने आपको बताया था। रीजन यही था कि जो महात्मा गांधी जी थे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने क्या किया था, पटाभी सीतारमैया को क्या किया था, वहां पे उनके अपोजिट क्या किया था, इलेक्शन में खड़ा किया था। लेकिन पब्लिक ने किसको जिताया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिताया था। वो भी आपने यहाँ पे ईयर बताना है और सेशन का भी बताना है कि वो कहाँ पे हुआ था। दोनों ही बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका स्टैट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर तीसरी बात ये उन्होंने कर दिया था, फिर वो उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत सिंपल सा नारा दिया था, वो भी आपने मुझे बताना है। ये आपका होमवर्क है। आप इसको चाहे कमेंट सेक्शन में, जो यूट्यूब पे देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप मुझे कल बताना या फिर अभी भी, मतलब आपने लिखना होगा तो लास्ट में बता देना। ठीक है, ओके। द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज। इसमें क्या दिया जाता है? 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है, लेकिन मैंने अकेले नहीं, कुछ बहुत महान काम किया है और कहीं पे डिजास्टर आया था और मैंने लोगों की, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, तो मुझे मिलेगा इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो मुझे 51 लाख नहीं देंगे, मुझे देंगे 5 लाख और एक सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन मान लीजिए हम सब ने मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाया और हमने सबने कुछ अच्छा काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो मिलेंगे हमें 51 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखना, अमाउंट इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख और इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 51 लाख। अब इनक्वाइज के बारे में समझते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कहां पे? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुई थी, है ना। अब तेलंगाना से एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी फिर से यहाँ पे, ताकि आप एक्टिव रहो। मुझे बताओ कि हमने तेलंगाना की एक न्यूज पढ़ी थी, तेलंगाना में भी हमने एक जगह पढ़ी थी, निजामाबाद। वहां पे अभी भारत का पहला एक स्पाइसेस से रिलेटेड एक बोर्ड, मतलब क्या किया गया है, ओपन किया गया है। अगर अभी बता सकते हो माइक अनम्यूट करके तो अभी बता देना। अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट टाइम वो बोर्ड आपका बना है ना। फिर मैंने साथ में आपको टी बोर्ड भी बताया था, अब तो वैसे इजीली आपको पता लग गया होगा। फिर मैंने आपको कॉफी बोर्ड भी बताया था। कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु के अंदर। अगर टी बोर्ड की बात करें तो वो कहाँ पे है आपका? कोलकाता के अंदर है। अब ये वाला जो बोर्ड है, नाम आप बताओगे मेरे को। मैंने बोला था टी से वो है, टी से ही तेलंगाना है, लेकिन था निजामाबाद में। आया किसी को याद? उसको हम गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। अब तो मैंने बहुत ज्यादा हिंट दे दी। किसी को नहीं आया याद? गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं, उसके बगैर तो हमारे घरों का काम ही नहीं होता। चोट लगती है तब वो काम में आता है, बीमार होते हैं तब हम उसका दूध पीते हैं। अब तो बता दो। टर्मरिक। टर्मरिक, ठीक है, पूछा जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है वो। ओके। फिर द इनक्वाइस इज इंटीग्रल टू इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, स्पेशलाइजिंग इन अर्ली अलर्ट्स फॉर ओशन रिलेटेड हजार्ड्स। इनक्वाइस क्या है? एक इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, इंटीग्रल है। ये क्या करते हैं कि अगर ओशन रिलेटेड हजार्ड कुछ भी आने वाला, कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, तो ये अलर्ट क्या करते हैं, पहले ही देते हैं। एंड इट एस्टेब्लिश द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, और इसने एस्टेब्लिश किया था इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITEWC, विच प्रोवाइड सुनामी अलर्ट्स विद इन द 10 मिनट, जो कि 10 मिनट के अंदर आपको क्या करते हैं, सुनामी अलर्ट देते हैं। एंड सर्विंग इंडिया, साथ इंडिया को तो वो सर्व करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इंडियन ओशन के अंदर के आसपास जितने भी आपकी 28 कंट्री
ठीक है, 28 कंट्रीज को भी क्या करते हैं, वो अलर्ट देते हैं। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर। बहुत बड़ी बात है, यूनेस्को के द्वारा ये जो आपका ITEWC है, इसको टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर भी घोषित किया गया है। Inquest has developed the search and rescue aided tool SARAT to assist the Indian Coast Guard, जो भी हमारे ICG होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर आ गया। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप इसके ना सबके आंसर दोगे। मैं कल पूछूंगी, क्योंकि मैं आज मेरे साथ साथ में नोट डाउन कर रही हूँ कि मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप मुझे बताओगे, हमने पढ़ा हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर, ठीक है। साथ में बताओगे होमवर्क है आपके लिए, आपने मुझे बताना है इंडियन नेवी के भी कौन है चीफ। उसके बाद आपका ये तो चलो रहने दो। फिर उसके बाद है आपका द इनक्वाइस received the Geospatial World Excellence in Maritime Services Award in 2024 and the Disaster Risk Reduction Excellence Award in 2021। ठीक है, ये इतना नहीं रखना, आप याद रख सकते हो तो ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सीलेंस अवार्ड आपका 2021 के अंदर, और साथ ही साथ में आपका जो इंक्वायस है इसको ये भी मिल चुका है, और साथ में उसे मिल चुका है जियोस्पेशियल वर्ल्ड एक्सीलेंस इन मैरीटाइम सर्विस अवार्ड। अगर रख सकते हो ना याद तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बड़ा अवार्ड है जिसको भी मिला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन वाला पुरस्कार। तो साथ में इसे ये वाला अवार्ड मिला है 2024 के अंदर मैरीटाइम सर्विस अवार्ड, और डिजास्टर रिस्क में भी मिल चुका है इनको एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रेस इन द वर्ल्ड सीरीज कार्टिंग चैंपियनशिप। पहली बार कोई फर्स्ट फीमेल है, बड़ी छोटी सी नन्ही सी है, तो फर्स्ट फीमेल है इंडिया की तरफ से जो रेस कर रही है वर्ल्ड सीरीज कार्टिंग चैंपियनशिप में, तो वो है आपकी अतिका मीर। कौन है आपकी? अतिका मीर। मात्र 10 साल की हैं ये, 10 ईयर ओल्ड अतिका मीर सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन फीमेल टू रेस इन वर्ल्ड सीरीज कार्टिंग। तो पहली भारतीय फीमेल बनी है। मैं आपको बहुत बारी बोलती हूँ कि जो भी फर्स्ट हो वो आपने याद करना ही करना है। जब फर्स्ट वर्ड लग जाता है ना किसी भी चीज के आगे, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपका कल को क्या बनता है, स्टैट बनता है। ये जो आप मिसलेनियस पढ़ते हो कि भारत की पहली महिला कौन थी जो मून पे गई, भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने ये किया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उसी तरीके से ये बन चुकी है भारत की पहली इंडियन फीमेल जिन्होंने वर्ल्ड सीरीज कार्टिंग के अंदर क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और ये है अतिका मीर। और बड़ों बड़ों की अति करवा दी छोटी सी लड़की ने, ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, अतिका मीर। तो ये है आपकी छोटी सी गुड़िया अतिका मीर। India's 10-year-old karting sensation Atika Mir is said to become the first female from the country to race in the World Series Karting WSK Championships after being signed by 29-time champions Baby Race for a full season। ठीक है, और साथ ही साथ में इन्होंने जो WSK के ही आपकी चैंपियनशिप्स हैं उसमें भी इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया, जैसे कि WSK सुपर मास्टर सीरीज, WSK यूरो सीरीज, WSK फाइनल कप एज अ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 15th नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर डे आपको पता है पहले नहीं मनाते थे हम, 2011 के बाद हमने मनाना शुरू किया है इसको, तभी यहाँ पे 15th नंबर का बोला है इन्होंने, 15th नंबर का नेशनल वोटर डे। क्या ये 25 जनवरी को मनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही है, 25 जनवरी को ही हम मनाते हैं इसको। उसके बाद द थीम फॉर 2025 इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बिल्कुल सही है, 2024 की थीम भी आपकी यही थी और 2025 की थीम भी आपकी यही है, नथिंग लाइक वोटिंग, कि वोटिंग के जैसा कुछ नहीं है और मैं जरूर क्या करूंगा, वोट दूंगा, आई वोट फॉर श्योर। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। This year celebration comes soon after the historic and successful conduct of the 2024 Lok Sabha elections, the largest democratic exercise in the world। तो आपको पता है कि इस बार जब 2024 के इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो वोटिंग पोल था ना आपका, बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया था, आपके वोट किया था, इसमें पार्टिसिपेंट रहे थे, जिसमें से आपके 1 लाख से ऊपर ऐसे थे जिन्होंने नोटा भी दबाया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ, और साथ में ही जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, बड़े डिटेल में हमने इलेक्शन कमीशन को पढ़ा था, अगर आपको याद होगा हमने देखा था कि अभी हमारे जो है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके लिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे बताओगे अभी प्रेजेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर उसके साथ ही आप
आपको पता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो कैसे होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो कैसे होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो आप मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी बताओगे, साथ में आप मुझे दो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम भी बताओगे, ठीक है। और ये भी बताओगे मुझे आप कि कौन सा आर्टिकल है जो इससे रिलेटेड है, कहां से कहां तक के आर्टिकल आपके इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके से एक और है मेरा, आप मुझे बताओगे, आपको पता है कि हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था जब हम करंट अफेयर ही कर रहे थे, उसमें साथ में हमने स्टैट का पार्ट कर लिया था। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जब इलेक्शन कमीशन वाला कंसेप्ट आया था तो स्टार्टिंग में एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर एक ईयर था, वो ईयर आप मुझे बताओगे कि वो कौन सा ईयर था जिस ईयर में बोला था कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते कि मुझसे अकेले से नहीं हो पाएगा। फिर वहां पे दो उन्हें दे दिए गए थे। और एक चीज मैंने ये बताई थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं आपके दो, नाम के लिए जरूर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन इनका औहदा, इनका वेतन, इनका जो भी सब पूरा सिस्टम होता है इक्वल होता है, एक बराबर दर्जा दिया होता है, बस नाम ऐसे रखे हैं। और आपको पता है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर होंगे दो, उसमें से भी जो सीनियर होते हैं वो अगले, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, उनका टर्म खत्म हो जाएगा, तो वो अगले बनते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वही बने थे आपके, तो वो आप मेरे को बताओगे। दिस ईयर थीम, ये आपकी थीम पूछी जाती है, इसकी थीम बड़ी फेवरेट होती है एग्जामिनर की, पूछी जाती है इलेक्शन कमीशन की थीम, तो याद रखना है आपने। और ये डे भी पूछा जाता है कि कब होता है आपका नेशनल वोटर्स डे, है ना। The first copy of the Election Commission of India coffee table book titled India Votes 2024 Saga of Democracy was also presented to the President of India by the Chief Election Commissioner। जो हमारे Chief Election Commissioner हैं उनके द्वारा जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जो है इलेक्शन कमीशन की जो फर्स्ट कॉपी, एक मतलब कॉफी टेबल बुक है, वो दी गई है जिसका नाम है इंडियाज वोट 2024 और सैगा ऑफ डेमोक्रेसी। एंड इसे पब्लिकेशन बिलीव इन द बैलेट ह्यूमन स्टोरीज शेपिंग इंडियाज 2024 इलेक्शंस। तो ये भी आपका एक पब्लिकेशन है और इनके द्वारा क्या पूरा इन्होंने भी प्रेजेंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाय द कमीशन। नेशनल वोटर डे 2011 से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे क्या करेंगे, मनाया करेंगे, है ना। और फाउंडेशन डे भी इलेक्शन कमीशन का कब है आपका, 25 जनवरी 1950 है। This event aims to underline the centrality of the voter and raise electoral awareness। कुछ ने लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि ये वोट दीजिए, वोट की क्या मतलब वैल्यू है, वो चीजें बताई जाती है। अच्छा, अब यहाँ से नीचे वाला पार्ट मतलब दे दिया आपको पूरा स्टैट, ये हमने पहले भी किया है तो ये मैं नहीं करवाऊंगी, आप इसको नोट से एक बार रीड कर लेना। ये पूरा पार्ट हमने किया हुआ है, जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका आंसर। ओके, तभी यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कवर्ड, और आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हो अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ भी मतलब पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द धनौरी वेटलैंड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि जो धनौरी वेटलैंड है उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिया, आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, द वेटलैंड इज प्राइमरली पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन इकोसिस्टम। ये गलत है, गंगा रिवर नहीं है, यमुना है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एज एन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया। ये ही इसका राइट आंसर है। और कुछ फ्यू स्पीशीज को नहीं करेगी, बहुत सी स्पीशीज है यहाँ पे। एंड बोल रहे हैं इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एज एन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया, IBA। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। धनौरी वेटलैंड नोटिफिकेशन कंटेक्स्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम NGT के नाम से जानते हैं, हैज डायरेक्टेड द यूपी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट within 4 weeks regarding the notification of the धनौरी वेटलैंड near the जेवर एयरपोर्ट एज अ वेटलैंड। देखिए क्या हुआ है, NGT ने डायरेक्ट किया है यूपी की गवर्नमेंट को। आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि धनौरी वेटलैंड है कहाँ पे, है ना, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट को किया है तो यूपी में ही होगा। तो NGT ने डायरेक्ट किया है यूपी गवर्नमेंट को और बोला है कि आप डिटेल स्टेटस एक रिपोर्ट बनाइए, 4 हफ्ते देते हैं हम आपको, 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप धनौरी वेटलैंड से रिलेटेड पूरी नोटिफिकेशन बताइए। और धनौरी वेटलैंड कहाँ पे है, ये है आपका जेवर एयरपोर्ट के पास। लोकेशन क्या है इसकी, धनौरी विलेज नियर धनकौर इन गौतम बुद्धा नगर डिस्ट्रिक्ट। रिवर एसोसिएशन, अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा था वहां पे गंगा, तो वो स्टेटमेंट गलत थी, मैंने कहा था यमुना। तो दो प्राइमरली stand alone wetland, it forms part of the Yamuna river basin ecosystem।
बहुत इंपॉर्टेंट है वेटलैंड। अभी मार्च मतलब जनवरी का हमारा खत्म होने वाला है, जैसे ही खत्म होगा फिर हम फरवरी स्टार्ट करेंगे। 2 फरवरी को हम लोग बनाते हैं वेटलैंड डे, तो वहां पे हम वेटलैंड के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि जो वेटलैंड है ये वाला, तो इसमें बताइए कौन सी नदी एक तो एसोसिएट करती है। स्टैंड अलोन वेटलैंड है ये, एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ यमुना रिवर बेसिन इकोसिस्टम। कहाँ पे? यूपी के अंदर है धनौरी वेटलैंड। ये देखिए, और क्रेन्स भी है यहाँ पे। इस पार्ट को मैं आपको बताना चाहूंगी। 2014 के अंदर जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया धनौरी को एज अ वेटलैंड। यूनियन गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री थी, डायरेक्ट किया यूपी गवर्नमेंट को कि आप धनौरी को लेके अगर आप चाहते हो उसको रामसर साइट डिक्लेयर करना, तो आप प्रॉपर से एक प्रपोजल सबमिट करिए। तो उन्होंने किया यूपी गवर्नमेंट ने। फिर 2022 में जनवरी में क्या हुआ, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबमिट अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर धनौरी वेटलैंड, घोषित कर दिया। गवर्नमेंट सेज इट नीड्स कंसेंट from YEDA, and YEDA sends NOC for 112 hectares at Dhanori to be declared a wetland. Finalize the map. अब इसको आगे समझते हैं। Features and uniqueness. Home to 217 bird species, including 150 saurus cranes, the state bird of UP. एक तो आपका यहां से पता लग गया आपको कि यूपी का स्टेट बर्ड कौन है। तो यूपी का स्टेट बर्ड है आपका सॉरस क्रेन। और यहाँ पे आपकी धनौरी जो वेटलैंड है इसके अंदर 207 बर्ड स्पीशीज है, रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो इसको घोषित किया गया है इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया। अब इतनी सारी वर्ड स्पीशीज रहती हैं तो इसको तो घोषित करेंगे ही फिर, तो इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया किया गया, इसको वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। एंड ड्यूरिंग पीक माइग्रेटरी सीजन नवंबर टू मार्च इट होस्ट अप टू 50,000 वाटरफॉल। 50,000 से ज्यादा जब माइग्रेटरी सीजन आता है ना, तो उस दौरान यहाँ पे 50,000 से ज्यादा वाटरफॉल क्या करते हैं, आते हैं। और आपका ये वाला जो वेटलैंड है ये उनको होस्ट करता है, मतलब कि यहाँ पे ये आते हैं और रहते हैं माइग्रेटरी सीजन के अंदर। डॉक्यूमेंटेड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी फॉर इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब आपको समझना है कि वेटलैंड होता क्या है और रामसर साइट क्या है। व्हाट इज रामसर साइट? A Ramsar site is a wetland designated for international importance under the Ramsar Convention of 1971, a global treaty for wetland conservation and sustainable use. एक ऐसा एरिया जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी वहां की इंपॉर्टेंट है, कल्चरली वहां की क्या सिग्निफिकेंस है, उसको हम घोषित करते हैं वेटलैंड। लेकिन उसको रामसर साइट कब घोषित किया जाता है? रामसर साइट का मतलब है, रामसर एक्चुअल में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। याद रखना कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? ईरान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहां पे चला हुआ था, ऑलरेडी कन्वेंशन चली हुई थी। तो उन्होंने वहीं पे घोषित की कि हम जितने भी वेटलैंड है उनको कंजर्व करेंगे। तो उसके लिए हम रामसर के अंदर हुआ, तो रामसर कन्वेंशन हुआ, और जो भी वेटलैंड है उसको घोषित किया जाएगा रामसर साइट। तो उसके लिए प्रॉपर ना पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अगर वो होता है तो फिर उसके अंदर क्या किया जाता है, उस वेटलैंड को और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो रामसर कन्वेंशन कहाँ पे होता है? 1971 में रामसर में होता है, इसलिए नाम भी पड़ गया रामसर साइट। अब आपसे क्वेश्चन है, चलो मैं बता ही देती हूँ। इंडिया के अंदर टोटल अभी अगर 2025 की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी प्रेजेंट में कितनी रामसर साइट है? आप नोट डाउन कर लेना, 89 रामसर साइट है। पढ़ेंगे हम लोग वैसे इसको फैब में, लेकिन टोटल पूछा जाता है एग्जाम में कि टोटल जो रामसर साइट है इंडिया के अंदर एज ऑन 2025 कितनी है? 89 है। अगर उसमें भी आपको पता हो कि जैसे आपको पता है 28 स्टेट है हमारे, 8 यूटी है, तो 28 स्टेट में भी सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो मिली है आपको आपके तमिलनाडु को। अब मेरा क्वेश्चन देखो आपसे क्या है, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के सॉरी अपने अपने स्टेट के सबने बताना है। हिमाचल के बच्चे हिमाचल के बताना, अगर दूसरी स्टेट के बच्चे भी देखते होंगे यूट्यूब पे तो वो अपने वहां का बताना है कि जैसे पंजाब वाले बताना कि पंजाब में कितनी रामसर साइट्स है। हिमाचल के बच्चे हिमाचल का बताएंगे कि हिमाचल के अंदर कितने एरिया मतलब रामसर साइट्स हैं और उनके नाम बताने हैं। ये भी एक आपका होमवर्क है। Wetland chosen as Ramsar site meet criteria based on वही इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कल्चर सिग्निफिकेंस देखी जाती है। कौन डिक्लेयर करता है वेटलैंड? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई वेटलैंड अंडर देयर जुरिस्डिक्शन फॉर कंजर्वेशन मेजर्स। और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो न्यूज में रहे आपकी, तो उसमें से थे आपके जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क,
सूरजपुर बर्ड सेंचुरी, धनौरी वेटलैंड, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भिंडावास बर्ड सेंचुरीज। Okay. Next question. Who claimed the top spot in the inaugural HSBC Hurun Global Indian List 2024? आपसे पूछा जा रहा है, अब ये फर्स्ट बारी हुआ है ना? तो फोर्ब्स का तो पता है आपको, आता ही रहता है उसका, लेकिन ये जो HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट अभी मतलब आई आपकी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो इसमें से कौन है जो टॉप स्पॉट पे रहे हैं आपकी? वो है सत्या नडेला। सत्या नडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं ये, ठीक है। तो सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और ये रहे हैं आपके नंबर 1 के ऊपर। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे पूछा ही आपसे गया है HSBC हुरून ग्लोबल लिस्ट, ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024, और इनॉग्रल का मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, आज से पहले नहीं हुआ कभी भी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला टॉप्स HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024। माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है सीईओ सत्या नडेला, वो रहे नंबर 1 पे। और उसके बाद आपके हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 विच रैंक्स 226 लीडर्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन हेडिंग द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। तो इंडियन ओरिजिन के हैं ये और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, ये हैं आपके सीईओ सत्या नडेला जी। आप ध्यान से देख लो इनको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अल्फाबेट की जो सीईओ है सुंदर पिचाई जी, एंड यूट्यूब के जो सीईओ है नील मोहन। तो नंबर 2 पे रहे आपके सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को भी आप सब जानते होंगे, तो वो अभी प्रेजेंट में वो अल्फाबेट के सीईओ हैं। तो अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई वो 2nd नंबर पे रहे। और यूट्यूब तो सब चलाते हैं, लेकिन यूट्यूब का सीईओ मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा, तो आपको तो होगा पता, लेकिन मैक्सिमम लोग होंगे नहीं पता होगा। तो कौन है? यूट्यूब के सीईओ है आपके नील मोहन। अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो अल्फाबेट की सीईओ सुंदर पिचाई एंड यूट्यूब की सीईओ है आपकी नील मोहन। तो 2nd नंबर पे ये रहे हैं, 3rd नंबर पे ये रहे हैं। एंड इस लिस्ट के अंदर 12 वीमेन भी थी, जिसमें से आपकी रेशमा केवल रमानी और वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल की वो रही नंबर 1 पे। और उसके बाद जयश्री उलाल रही अरिस्टा नेटवर्क की, देन लीना नायर। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपने टॉप 3 याद रखने हैं, सत्या नडेला जी, देन सुंदर पिचाई, देन नील मोहन। ये याद रख लेना। हो सकता है आपसे वहां पे 4 कंपनी दी हो, 4 डिफरेंट ये दी हो, 4 उनके सीईओ दी हो, और मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाए, तो इसलिए आपने याद रखना है कि कौन किसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the chairperson of the expert committee to draft the UCC for उत्तराखंड? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है उत्तराखंड के अंदर UCC 2024 के अंदर ना पूरा साल ये न्यूज में रहा था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड कि उत्तराखंड ने सबसे पहला स्टेट बन गया है जिसने क्या किया, इसको अप्लाई किया है। मतलब कि अगर आजाद भारत का बोलोगे ना, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का उत्तराखंड था सबसे पहला स्टेट बन गया है जिसने क्या किया, UCC को अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन अगर हम वैसे बोलेंगे तो वैसे है आपका गोवा नंबर 1 पे, लेकिन वहां पे चलता है पोर्तुगीज टाइम का। आपको पता है पोर्तुगीज बहुत ज्यादा मतलब सबसे पहले वहां पे आए थे, वहां पे रहे भी थे, और उन्होंने सबसे लास्ट में भारत को छोड़ा भी था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो UCC का जो ड्राफ्ट बनाया गया, उसकी जो एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे आपकी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। Uttarakhand rolls out Uniform Civil Code. The Uttarakhand state government rolled out the Uniform Civil Code in the state almost a year after the Uttarakhand Assembly passed the Uttarakhand Uniform Civil Code Bill 2024. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल कब पास किया गया था उत्तराखंड की असेंबली के द्वारा? तो ये किया गया था 2024 के अंदर। अभी ये 2025 में क्यों अभी फिर से न्यूज में आया? इसलिए न्यूज में आया, अब इन्होंने ऑफिशियली क्या कर दिया, अपने स्टेट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें जो एड ऑन की गई हैं। UCC, अच्छा आपको अगर किसी को भी पता है तो आप मुझे बताइए कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर DPSP है ना, DPSP हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें एक आर्टिकल है जो UCC के बारे में बोलता है। आप मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल बिलोंग करता है UCC, ठीक है, UCC से। UCC is for all residents of the state except the scheduled tribe and native who have migrated out of the state. ध्यान से इसको सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला इन्होंने कि जो UCC है, अब उत्तराखंड ने इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन जितने भी लोग थे उनके लिए किया, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से ही तो क्वेश्चन बनेगा।
तो एक्सेप्शन क्या है इसमें, जो उत्तराखंड के अंदर शेड्यूल ट्राइब रहती है और नेटिव रहते हैं जो दूसरे स्टेट से वहां पे माइग्रेट हुए हैं, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पहली बात ये आपने याद करनी है। दूसरी बात, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, divorce and live-in relationship mandatory, government launches new portal, people can also upload their will। एक चीज आपने इसमें और याद रखनी है, वो है ये कि आपके जो, आपको पता है लिव इन रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये चीज बहुत अच्छी की है। आपको पता है कितने ज्यादा तो लोग मतलब बच्चे होते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर आपको कुछ दिनों के बाद मिलेगा कि उसके लिव इन पार्टनर ने उसको मार दिया और उसकी डेड बॉडी या उसका सर फ्रिज में रखा हुआ है। एक डॉक्टर थी बहुत फेमस, हर दूसरे दिन मतलब इस तरीके की कोई ना कोई न्यूज क्या होती है, आती रहती है। ठीक है, तो अब इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला ये जो भी बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ये अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अगर ये रजिस्टर नहीं करते हैं तो फिर इनको क्या, इनके ऊपर क्या होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो उनको प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर उनको वहां पे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो प्रॉपर से उनको क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और ये चीज मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है जरूरी भी बहुत थी। एंड गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू पोर्टल, नया पोर्टल भी इसके लिए लॉन्च किया है इन्होंने। पीपल कैन ऑल्सो अपलोड देयर विल, वो अपनी विल को भी वहां पे क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी उनकी इच्छा उसको भी वहां पे वो अपलोड कर सकते हैं। ऑल्सो लॉन्च द रूल्स मैनुअल फॉर द यूसीसी एंड द पोर्टल फॉर एप्लीकेशंस अंडर द न्यू रूल्स इन देहरादून। और ये बन गया है सेकंड स्टेट इन द कंट्री। अब ध्यान रखना है इस बात को, अगर तो पूछा जाएगा डायरेक्ट सिंपल सा, वहां पे इंडिपेंडेंट इंडिया मेंशन नहीं किया होगा तो आपने सिंपल सा करना है फिर। लेकिन अगर वहां पे तो आपने क्या करना है, एक सेकेंड, तो आपने क्या मेंशन करना है, तो आपने तब मेंशन करना है आपने सेकंड स्टेट। अगर वहां पे क्या लिखा हुआ है कि भारत का ये कौन सा स्टेट बन गया है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो आप तब करोगे सेकंड। लेकिन अगर उन्होंने लिखा होगा कि आजाद भारत का कौन सा कंट्री बन गई है जिसने क्या किया, यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो उत्तराखंड बना है फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट है। लेकिन अदरवाइज ऑल ओवर ये क्या है, सेकंड स्टेट है। Became the second state in the country and the first to do so in independent India to implement a uniform civil code. Goa continued with its Portuguese civil code of 1867 when it became part of India in 1961. Then it was a union territory. आपको पता है कि गोवा जो है ये अपना मतलब यहाँ पे जो पोर्तुगीज जब आए थे उनका सिविल कोड चला हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कब से चला हुआ है, 1867 से। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट बनेगा यहाँ से। और ये कब बना था इंडिया का पार्ट, 1961 में। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो उस टाइम ना गोवा हमारा पार्ट नहीं था, क्योंकि पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले भारत में आए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि आपको वहां पे पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, डेन्स ये दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन थे इनमें से ऐसे जो भारत में सबसे पहले आए और भारत में सबसे लास्ट में उन्होंने भारत को छोड़ा। तो वो थे आपके पुर्तगाली, जिनको हम पोर्चुगीज बोलते हैं। और उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में ऑपरेशन चलाया था, तब जाके उनको इंडिया से निकाला था बाहर। ठीक है, तो ये भी हिस्ट्री का पार्ट है ये। और उसके बाद बोलते देन इट वाज अ यूटी, अभी तो स्टेट है, उस टाइम यूटी था ये। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो ये है आपका आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बोला जाता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स और यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूसीसी की बात कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 44, ये आपने याद करना है। फॉर उत्तराखंड यूसीसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई वॉज अपॉइंटेड एज द, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, जिन्होंने ड्राफ्ट किया यूसीसी का पूरा पैटर्न कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। आफ्टर लेजिस्लेटिव अप्रूवल एंड प्रेसिडेंट असेंट, सीएम पुष्कर सिंह धामी डिक्लेयर 27 जनवरी 2025 एज द ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन डेट। 24 के अंदर किया था, लेकिन अभी प्रॉपर से आपको पता है कि जब तक हमारे राष्ट्रपति जी पूरा अपना असेंट नहीं देते हैं उसके बाद ही मतलब तब तक कोई भी चीज आप तो मतलब लागू नहीं होती है। तो फाइनली इनको मिल चुका है असेंट हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, और अब ये प्रॉपर से ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेशन आ चुकी है। 27 जनवरी 2025 से ये है इनकी ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर फॉर द लॉन्च ऑफ द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि अप्रूवल एक्सपेंडिचर की व्हाट इज द अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर फॉर द लॉन्च ऑफ द, जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसके अंदर बोला गया है कि उसके लिए जो है ना खर्चा कितना रखा गया है उसके लॉन्च के लिए, एक्सपेंडिचर, तो वो कितना है आपका, वो है आपका ऑप्शन सी। कितनी कितनी ऑप्शन है, 15,000, 18,000, 16,300 करोड़, 20,000। तो इसका राइट आंसर है आपका 16,300 करोड़, 16,300 करोड़। सेंटर अप्रूव्स नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंसेंशियल फॉर प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब सेंटर ने अप्रूवल दिया है इसको। अब हम लोग ना बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसी जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं जो बड़े कम मात्रा में मिलते हैं, तो हम लोग ना बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उनके ऊपर फोकस करें और हम क्या कर सकें, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकें। उसके लिए जरूरी है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ अ 16,300 करोड़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन envisaging a total outlay of 34,300 crore spread over 7 years। अब एक चीज का ध्यान और रखना, यहीं पे एग्जामिनर हमारे साथ क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि बताइए कि टोटल आउटले कितना है, अगर टोटल आउटले पूछा जाएगा इसका, तो वो है आपका 34,300 करोड़, ठीक है, जो कि लगभग 7 साल में पूरा मतलब खर्चा किया जाएगा। लेकिन अभी जब इन्होंने लॉन्च किया इसको, तो उस दौरान कितना इन्होंने मतलब रखा टारगेट, तो वो है आपका शुरुआत कितने से की जाएगी, 16,300 करोड़ से। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये याद रखना है। इंटेंसिफाई द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि आपके लिथियम हो गया, यूरेनियम हो गया, है ना, आपका जर्मेनियम हो गया। इंटेंसिफाई द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विद इन द कंट्री एंड इट्स ऑफशोर एरियाज। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि हो गया आपका कॉपर, पता होना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, अंडरलाइन कर देती हूँ, जैसे कि कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गए, और रेयर अर्थ मेटल्स इसेंशियल फॉर रॉ मटेरियल। रेयर अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं आपके, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं आपके, अब आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर 4 आपके ब्लॉक हमने बांटे होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी, और एक होता है एफ। जो हमारा एफ ब्लॉक है, तो इसके अंदर आते हैं आपके जितने भी इसके अंदर एलिमेंट आते हैं आपके, टोटल एक में 14 होते हैं, दूसरी रो में भी 14 होते हैं, तो वो आते हैं आपके रेयर अर्थ मेटल के अंदर, ठीक है। Finance Minister announced the setting up of the critical mineral mission in the union budget। जो हमारा बजट आया है अभी, उसमें भी इसके ऊपर बात की गई है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी इसके ऊपर बात बोली है, इसके बारे में बताया है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन आर टू इंक्रीज एक्सप्लोरेशन, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। जो हम दूसरे देशों के ऊपर इतने डिपेंड रहे हैं उसको हमने घटाना है, और एक्सप्लोरेशन को हमने बढ़ाना है। एक्वायर मिनरल ब्लॉक्स ओवरसीज, develop technologies for processing the critical minerals and recycle the minerals। अच्छा, अब मुझे बताओ, जैसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगी मैं। जैसे कि लिथियम है, लिथियम से बैटरी वगैरह बनती है, बहुत जगह उसका यूज होता है। आप मुझे बताओ कि अगर भारत के अंदर ना 2 जगह पे लिथियम के रिजर्वॉयर मिले हैं, बड़ा न्यूज में था वो, अगर आपको पता है मैं बता देती हूँ। देखो, नोट डाउन कर लेना। एक तो है आपका जम्मू कश्मीर, JNK, दूसरा है आपका राजस्थान, ठीक है, इंडिया के अंदर, यहाँ पे लिथियम के रिजर्वॉयर मिले हैं। उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते थे लिथियम का, आपको पता है बैटरीज वगैरह तो हमें चाहिए होती है ना, तो वो क्या होगा, अब आपका घट जाएगा काफी ज्यादा, उसमें क्या हो जाएगा, और काफी बड़े बड़े रिजर्वॉयर मिले हमें JNK और राजस्थान के अंदर। दूसरा, हमारे वर्ल्ड में एक जगह है जिसको लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अब वो कौन से हैं, वो हैं आपके चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। कौन कौन सी है, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। ट्रिक देती हूं मैं आपको इसको याद करने के लिए, ABC। ए से अर्जेंटीना, बी से बोलिविया, सी से चिली। आपको पता है, एक सेकेंड है ना, मैं जगह देखती हूँ थोड़ी सी। देखिए, आपको पता है कि ये नॉर्थ अमेरिका है, बहुत बारी बता चुकी हूँ अब तो, बीच में सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के ही अंदर 3 कंट्रीज हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, जो बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम ट्रायंगल, मतलब कि लिथियम ट्रायंगल है ही वहां पे। और
ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना के बीच में अभी अग्रीमेंट हुआ है, काफी बड़े लेवल का अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हम अर्जेंटीना से लिथियम खरीदेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। क्योंकि लिथियम ट्रायंगल ना पूछा जाता है, अब ये न्यूज में था, क्रिटिकल मिनरल्स न्यूज में थे, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए जी लिथियम ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो एबीसी आती हैं। बस एबीसी आपने बार बार, जब भी आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बार बार रिपीट करोगे, एबीसी, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, तो आपको याद हो जाएगा। और इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में क्या हुआ है, बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट हुआ है। और इंडिया के अंदर लिथियम के रिजर्वायर कहाँ पे, आपके JNK और राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द सांबर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। आपसे पूछा जा रहा है सांबर फेस्टिवल, वैसे तो इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको पता है कि सांबर लेक कहाँ पे है। राजस्थान के अंदर सांबर लेक है, वहीं पे होता है सांबर फेस्टिवल भी। तो कहाँ पे होगा ये, राजस्थान के अंदर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, है ना। सांबर फेस्टिवल 2025, द सांबर फेस्टिवल ऑफ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर, एडवेंचर एंड हेरिटेज एट द फेमस सांबर लेक इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर बहुत फेमस है सांबर लेक, और वहां पे ये फेस्टिवल होता है, उसके किनारे पे 5 दिन का फेस्टिवल होता है, 24 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में चला ये। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको किया गया ऑर्गेनाइज। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं सांबर लेक के बारे में, क्योंकि ये भारत की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इंडिया की क्या है, आपकी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, और ये है आपके राजस्थान के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट नागौर और जयपुर है उसके बीच में ये फैली हुई है, लोकेटेड है उन दोनों के एरिया के बीच में। अच्छा, नागौर से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया। नागौर से अगर आपको पता होगा कि भारत के अंदर अगर सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था, तो वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही किया गया था। ये भी आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि जो पंचायती राज सिस्टम है इंडिया के अंदर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता था कि कौन सा आपका, अभी भी आता है ये, कि बताओ कि जो पंचायती राज सिस्टम है कौन सा आपका, अगर तो पूछेंगे स्टेट तो राजस्थान करना आपने, लेकिन राजस्थान में भी प्रॉपर ना नाम पूछते हैं वो, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया था। कब किया था, अगर डेट लिखनी तो लिख लो, जिस दिन हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। ठीक है, 1959 के अंदर। और किसने उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे आपके, कौन होंगे वो तो आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने ही किया था वहां पे लॉन्च सबसे पहले। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द अरावली हिल्स, और ये ना चारों तरफ से जो अरावली हिल्स हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है अरावली हिल्स, तो उससे ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, देखो ये बड़ी सुंदर सुंदर सी फोटोज हैं इस लेक की, और सबसे बड़ा सॉल्ट सूल्ट भी निकलता है यहाँ पे, देखिए लोग काम कर रहे हैं। और पता है जो सॉल्ट मतलब निकालते हैं ना, इन लोगों को ना बहुत खराब खराब सी बीमारियां होती हैं, इनके जो लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब ये नमक को निकालते हैं। ये देखिए, ये है आपकी, ओके, एंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द अरावली हिल्स, इट वाज designated as a Ramsar site in the year 1990. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अब रामसर साइट हमने अच्छे से समझ लिया कि रामसर क्या एक जगह है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, है ना, ईरान के अंदर, तो वहां पे फिर तब से क्या रामसर साइट वर्ड पड़ गया है। उसमें ये बोला गया कि जो भी वेटलैंड्स होंगे इंपॉर्टेंट, उनको हम क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे, और उसको वो क्या कहलाएंगे फिर, रामसर साइट। तो आपकी ये वाली लेक को भी क्या मिला है, रामसर साइट। कब, 1990 में इसको घोषित किया हुआ है। और चारों तरफ से ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है, अरावली हिल्स से घिरी हुई है। अच्छा, अरावली हिल्स के बारे में बताओगे मुझे, अगर पता है किसी को, अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन है। अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक है आपकी गुरु शिखर, 1722 मीटर की हाइट पे है। ये आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन है, गुरु शिखर है। Several migrating birds visit the water body during the winter. जब सर्दियां पड़ती हैं, सर्दियों के दौरान बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं और इस वाटर बॉडी को विजिट करती हैं। द पेटलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटरिंग एरिया फॉर फ्लेमिंगोज इन इंडिया आउटसाइड द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ को छोड़ के बोलते हैं, उसके अलावा अगर बात करोगे आप, तो ये वाला जो एरिया है आपका वेटलैंड का, एक सेकेंड, तो ये है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटरिंग एरिया। ठीक है, किसके लिए, कौन सी बर्ड के लिए, फ्लेमिंगो के लिए।
आउटसाइड द रन ऑफ कच्छ। ये है आपकी फ्लेमिंगो। 40 क्वेश्चन कर ले कि काफी है आज के लिए। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 39 को, फिर मतलब फिर बाकी कल करेंगे। ओके, व्हाट इज गिलियन वेरे सिंड्रोम? एक बीमारी है जीबीएस, गिलियन वेरे सिंड्रोम। उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि क्या है ये सिंड्रोम। अ जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं। एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग पेरिफेरल नर्व्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो ऑटो इम्यूनिटी के थ्रू ही क्या कर देता है, हमारे जो नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उनको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। न्यूज, अ पुणे बेस्ड पेशेंट हैज डाइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग जीवीएस, मेकिंग इट इज द फर्स्ट सस्पेक्टेड डेथ इन महाराष्ट्र ड्यू टू द डिजीज। तो ये मतलब इसलिए न्यूज में आ गया है क्योंकि पुणे में, महाराष्ट्र में जो पुणे है, वहां पे एक पेशेंट की हो गई है डेथ। क्यों? जीवीएस की वजह से, इस सिंड्रोम की वजह से, और वो फर्स्ट सस्पेक्टेड डेथ है। और ये बड़ा ऐसा नहीं है कि कॉमन है कि किसी को भी हो सकता है। ये 1 लाख में से, 1-2 लाख में से कोई एक होता है जिससे ये होता है, रेयर केस होता है। मतलब इसको समझते हैं। इट इज एन ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन इम्यून सिस्टम अटैक्स देयर पेरिफेरल नर्व्स, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लीडिंग टू मसल वीकनेस दैट कैन प्रोग्रेस टू पैरालिसिस। इसमें क्या होता है आपका कि ये एक आपका, एक तो याद रखना है, आपने ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो अपने ही मतलब अपने ही जो पेरिफेरल नर्व्स होती है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और पेरिफेरल नर्व्स वाला पार्ट वो होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, वो जो आपको प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें जो मसल वीकनेस हो जाती है और जो आपकी फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। इट कैन डिवेल्प ओवर अ फ्यू डेज और सेवरल वीक, या तो कुछ दिनों में या हफ्तों में हो जाता है। पीपल ऑफ एनी एज कैन बी अफेक्टेड बट इट इज मोर कॉमन इन एडल्ट एंड मेल्स। ज्यादा ये देखा जाता है आपका एडल्ट में और मेल्स के अंदर। द कंडीशन इज रेयर विद एन एस्टिमेटेड इंसिडेंस 1, मतलब कि कम से कम आपका 1 लाख अगर पॉपुलेशन, उसमें से कहीं 1-2 होंगे जिनको ये हो सकता है। अगर WHO की बात करें तो WHO के द्वारा इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया, अब ये आपने याद करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिससे ये होता है। तो बैक्टीरिया से होता है कैमिलोबैक्टर जेजुनी, कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, which causes gastroenteritis इंक्लूडिंग सिम्टम्स ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब गैस्ट्रो मतलब कि आपके जो पूरा अंदर वाला सिस्टम है, आपका एलिमेंट्री कैनाल वाला, उसको क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। जिसके अंदर आपके सिम्टम क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड डायरिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, इसमें ये कॉज करता है आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो ये है आपकी गुलियन-वेरे सिंड्रोम। Can also develop GBS after having the flu or other viral infections, including cytomegalovirus, Epstein-Barr virus and Zika virus. ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसके लिए अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मोस्ट पीपल कैन मेक अ नियरली फुल रिकवरी, अ फ्यू मे बी लेफ्ट विद रिमेनिंग मसल वीकनेस। ज्यादा रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ होते हैं जिनके मसल बहुत वीक पड़ जाते हैं, फिर वो नहीं रिकवर कर पाते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा एक्सचेंज। आपको पता है जब कोविड आया था उस दौरान भी प्लाज्मा एक्सचेंज के ऊपर बहुत काम किया था हमने, है ना, प्लाज्मा एक्सचेंज किया था, क्योंकि उस टाइम उसकी भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी। तो इसकी भी अभी कोई वैक्सीन है नहीं, तो इसमें ज्यादातर क्या कोशिश की जा रही है, प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। तो ये है अभी तक ट्रीटमेंट इसके लिए, वो भी पक्का नहीं होता पता कि सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये है आपका जीवीएस आ सकता है। आपने इसका वायरस याद रखना है कि कौन सा वायरस, सॉरी बैक्टीरिया किसे होती है ये, और एक ऑटो इम्यून नर्वस डिसऑर्डर है। बैक्टीरिया है आपका कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया। थैंक यू सो मच।